हाय फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो अराउंड 5 टॉपिक्स कवर करेगा। सबसे पहला टॉपिक है पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप्स और एट द टाइम ऑफ गांधी जी व्हाट वर द इकोनॉमिक हार्डशिप्स और सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंडिया। सेकेंड इज गांधी जी's एक्सपीरियंस ऑफ साउथ अफ्रीका। थर्ड इज Gandhian techniques. Fourth is what did he do when he came to India. And the fifth is his first experiments, that is Champaran Satyagraha, Ahmedabad Mill Strike and Kheda Satyagraha. These are the 5 topics that we are going to complete in this lecture. We are also going to analyze this from prelims as well as mains perspective कि कौन से questions आ सकते हैं या फिर कौन से questions आ चुके हैं। तो प्लीज आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते रहिएगा जैसे जैसे आप ये सारे वीडियोस देख रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट गाइस। एट द टाइम ऑफ गांधी जी वर्ल्ड वॉर 1 वाज हैपनिंग, लाइक फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग 1914, दैट इज ये गलती से 2015 लिख दिया, ठीक है। 1915 वाज द ईयर व्हेन गांधी जी केम टू इंडिया, दैट इज 9 जनवरी 1915, and that is why we celebrate this day as Pravasi Bharatiya Divas. So this is the name, Pravasi Bharatiya Divas. Now what were the socio-economic circumstances during Gandhi ji? सबसे पहला तो है post war economic hardships, क्योंकि at that time 1914 to 1919 World War 1 happened and it was almost over. So उस टाइम पे इन्फ्लेशन ज़्यादा था, टैक्सेशन बर्डन ज़्यादा था, डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता था, इंडस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी थी, रिसेशन चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर क्लासेस, एग्रीकल्चर एंड पीजेंट्री बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में रहते थे, फेमाइंस बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थे ड्यूरिंग 1919 एज वेल एज 1920 फेमाइंस थे। देन आफ्टर दैट एग्रीकल्चर में डेट बर्डन इंक्रीज हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ, एक्सपोर्ट फिर भी ज़्यादा चलते रहा एंड उसी वजह से इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में अनरेस्ट की वजह से लेबर मूवमेंट एज वेल एज पेजेंट मूवमेंट ये दोनों हुए। इसलिए हमने अब तक वर्किंग क्लास मूवमेंट एज वेल एज पेजेंट मूवमेंट अब तक लिया नहीं है, क्योंकि उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बेस पता होना जरूरी है। एंड आफ्टर दैट सोल्जर्स वर डिसकंटेंट बिकॉज ऑफ सीइंग द कंडीशंस ऑफ इंडिया आफ्टर वॉर। देन आफ्टर दैट अर्बन क्लासेस में भी नेशनलिज्म मैच्योर हो रहा था, प्लस moderates as well as extremists, they expected of political gains. Why? Because they supported British in their World War 1 aspect, but उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। Russian Revolution was also there, उन्होंने इंस्पिरेशन लिया, that is मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म इंडिया में स्प्रेड हुआ ड्यू टू रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन शॉर्ट में बता देता हूँ, बोल्शेविक्स was a party, Bolshevik party, it defeated Tsar regime, that is Tsar was a king एंड सोवियत यूनियन नाम का एक सोशलिस्ट कंट्री, मार्क्सिस्ट कंट्री बन गया, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दिस वाज द आइडियोलॉजी विच इंस्पायर्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर उसके बाद आए गांधी जी। गांधी जी ये याद रखिएगा कि 1894 टू 1914 गांधी जी वाज एट साउथ अफ्रीका, ठीक है। ड्यूरिंग दैट टाइम ही वाज कॉल्ड अपॉन बाय दादा अब्दुल्ला। तो ये अगर आप मूवी देखोगे गांधी, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से गांधी जी के लाइफ के ऊपर दिया हुआ है, और बहुत सारी मूवीज है जैसे भारत एक खोज में हमें गांधी जी देखने नहीं मिलेगा, लेकिन गांधी जी के आइडियोलॉजीज देखने मिलेंगे एक एपिसोड में, प्लस साथ में जो भी मुन्ना भाई MBBS वगैरह ये सारे मूवीज है उसमें हम लोग को गांधी जी के आइडियल्स हम लोग देख सकते हैं। अब व्हाट डिड ही फेस देयर, अगर किसी ने मूवी देखा होगा तो उनको पता होगा कि वो रेलवे के फर्स्ट क्लास टिकट में ट्रैवल कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, उन्हें ओवरनाइट रेलवे स्टेशन पे किसी एक स्टेशन पे उतार दिया गया एंड दैट वाज द टाइम व्हेन ही फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड, प्लस ही थॉट कि यार कितना रेसिज्म है यहाँ पे अवेलेबल एंड एशियंस को ये लोग कितना नीचा देखते हैं। तो इसलिए ही वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद दैट एंड ही केम आउट विद अ सॉल्यूशन। अब ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वर 3 कैटेगरीज ऑफ NRI, ये ध्यान में रखिएगा। 3 कैटेगरीज ऑफ NRI थे, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। सबसे पहले कैटेगरी थी इंडेंचर्ड लेबर, जो वहाँ पे शुगर प्लांटेशन पे काम करते थे। सेकंड वेर मर्चेंट्स, जो इनके साथ ही आए थे या इनके बाद में आए थे, जो थे मेहमान मुस्लिम्स। एंड एक्स लेबर थे, एक्स इंडेंचर्ड लेबर, जो इससे रिटायर्ड हो चुके थे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। ऐसे 3 कैटेगरी के लोग वहाँ पे साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट थे।
अब उनमें ना एजुकेशन स्किल्स थे ना, सैनिटेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होता था, रेसिज्म का तो इशू पहले से ही था। तो गांधी जी सेड कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर दिस रेसिज्म। गांधी जी इवॉल्व हिज ओन टैक्टिक्स। अब पहले क्या किया, जैसे हमने मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, एसएफएस देखे, वैसे ही गांधी जी ब्रॉट हिज आइडियोलॉजीज और हिज टेक्निक्स फ्रॉम मॉडरेट फेज टू एक्सट्रीमिस्ट फेज और सत्याग्रही फेज। एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहेंगे लेकिन इसे सत्याग्रह फेज करेंगे, क्योंकि दिस वाज अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ महात्मा गांधी जी। सो मॉडरेट्स फेज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मॉडरेट्स फेज वाज फ्रॉम 1894 टू 1906। अब इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी ही pleaded or he went to British Parliament and he gave many petitions and all. He formed Natal Indian Congress there. ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा, नेटाल इंडियन कांग्रेस वहां पे बना था। एंड इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर गांधी जी का है, दैट वाज फॉर्म ड्यूरिंग दैट टाइम। ये भी पीटी पॉइंटर है। देन आफ्टर दैट उन्हें पता चला कि यार इससे तो कुछ काम नहीं बन रहा है, तो उन्होंने अपना आइडियोलॉजी या स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी लाई, दैट इज सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस। अब उसमें इशू क्या होता था ना कि इंडियंस और एशियंस दे हैड टू कैरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, जिसमें उनके फिंगरप्रिंट होते थे, उनके मतलब ऐसे समझ लीजिए आधार कार्ड उनका, और हमेशा कैरी करना पड़ता था। दैट वाज वेरी डिस्क्रिमिनेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो गांधी जी फॉट अगेंस्ट दैट। देन गांधी जी आल्सो फॉर्म्ड पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन ड्यूरिंग दैट टाइम। ही डिफाइड द लॉ, ही बर्न्ड द सर्टिफिकेट्स। जिसने मूवी देखी होगी गांधी, उसे पता होगा। Then he fought against the Transfer Immigration Act. He fought against poll tax, marriages जो थे that were annulled, मतलब खत्म कर दिए गए थे। ब्रिटिश ने बोला था, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर कोई मैरिज क्रिश्चियन राइट्स के थ्रू हुआ है तो ही हम रिकॉग्नाइज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये इशू चल रहा था। अब गांधी जी फॉट विथ हिज टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह एंड देन ही गॉट अ कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन, जिसमें मैरिजेस एक्सेप्ट किए गए थे, पोल टैक्स कम कर दिया गया था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स में रिलैक्सेशंस मिल गए थे। एंड हिज कंटेम्पररीज वेर सीएफ एंड्रयूज, लॉर्ड हार्डिंगे एंड जनरल स्मर्ट्स। तो ये तीन आप याद रखिएगा, पीटी पॉइंटर, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये तो खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे पीटी पॉइंटर्स कुछ। फिनिक्स फार्म वाज सेट अप इन 1904 ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज एट नटाल, ठीक है। तो मॉडरेट फेज में गांधी जी फॉर्म नेटाल इंडियन कांग्रेस एज वेल एज फिनिक्स फार्म एट नटाल। एंड उसके बाद जो सत्याग्रह फेज है उसमें ही फॉर्म्ड टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय वाज अ मेजर इंस्पिरेशन फॉर गांधी जी। व्हाई? बिकॉज टॉल्स्टॉय का जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का जो आइडियोलॉजी थी, दैट इज ही सेड कि वी कैन विन evils or we can win enemies only through non-violent resistance, and that is why this was the main or one of the sources through which Gandhi ji was inspired. Then Tolstoy farm में उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्टिव वर्क, वोकेशनल एजुकेशन वगैरह वगैरह ये सारे चीज़ें इम्प्लीमेंट की साउथ अफ्रीका में। अब उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए साउथ अफ्रीका में, उन्हें पता चला कि मासेस दे हैव द इमेंस पोटेंशियल फॉर सैक्रिफाइस फॉर द कॉज दैट मूव्स देम। मतलब जो कॉज उनके लिए होगा या उनके हित में होगा या उनके रिलेटेड होगा, रिलेवेंट होगा, उसके लिए वो कुछ भी हद तक जा सकते हैं। दैट इज इंडियन मासेस और कोई भी मासेस। ही हैड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग एंड लीडिंग मासेस। देन he got to know the potential of the masses. He got to work with diverse religions, diverse gender, diverse class during that time, that is South Africa. And he said he got an experience that leadership does not mean love of the followers, it also means getting the hate of the followers. तो ये जो भी मास्टर्स लोग हैं ना, उन्हें पता है कि लीडरशिप जो होती है, दैट इज मोदी जी जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर्स होंगे, मोदी जी होंगे, कोई बहुत बेहतरीन जो लीडर होते हैं उनके लवर्स भी होते हैं और हेटर्स भी होते हैं। देन हार्ड डिसीजंस, ही सेड कि पीपल और लीडर्स हैव टू टेक हार्ड डिसीजंस फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। देन ही इवॉल्व्ड हिज ओन टेक्निक्स, दैट इज गांधीयन टेक्निक्स, एंड उन्हें पता चला कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है। देन ही स्टार्टेड और ही एस्टेब्लिश्ड हिज ओन इमेज और क्रेडिबिलिटी नॉट जस्ट विद इन इंडिया बट ऑल्सो विद इन द साउथ अफ्रीका एंड विद इन द वर्ल्ड। Nelson Mandela, he was following Mahatma Gandhi ji because Gandhi ji was an inspiration to Nelson Mandela. Then he said कि जो फ्रीडम अगर चाहिए तो वो नॉन वायलेंस से ही होगा। तो इसके लिए his image was very popular in India। ये कैसे पता चलता है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, he was the political guru of Mahatma Gandhi. He also
mobilized public or people of the India against the South African crisis और महात्मा गांधी's methods. Then अब हम लोग देखेंगे गांधीयन टेक्निक्स. ये तो हो गया, हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए, दैट इज सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग गांधी जी. देन हमने सेकंड पढ़ा गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो. अब हम लोग थर्ड देखेंगे कि गांधीयन टेक्निक्स क्या थे. तो ये गांधीयन टेक्निक्स जो है ये पीटी प्लस मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है. अब गांधीयन टेक्निक्स एथिक्स पेपर 4 में भी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इन प्रीलिम मेंस पेपर 1 बट आल्सो इन पेपर 4. तो ये आप बहुत अच्छे से सुनिएगा. तो गांधी जी सेड कि मॉडरेट मेथड्स आर नॉट वर्किंग, सत्याग्रह शुड बी द प्राइम टूल और प्राइम मूवर ऑफ एनी फ्रीडम मूवमेंट और इंडियन नेशनल मूवमेंट. अब कैसे? ही सेड कि बिलीव इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. चाहे कुछ भी हो जाए, यू शुड नॉट रेज अ हैंड ऑन द एनिमी, you should not think ill about the enemy, you should be thinking good about everyone. ठीक है, कोई कितना भी तुम्हारे साथ बुरा करे, never think ill about them. इसी को कहते हैं हम लोग वैल्यू एथिक्स. तो सबसे पहले हम लोग सोर्सेस देखते हैं. सोर्सेस किस चीज के? गांधी जी were inspired by 3 types of sources, that is Indian traditions. Firstly तो Indian traditions, scriptures, Jains, Buddhism, बहुत सारी चीजें उन्होंने पढ़ रखी थी ऑलरेडी, and he was a barrister. So he did his barristership in England, so he was very well read. The second was Christian ideologies, like वो जो कहते थे ना कि एक गाल पे अगर कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो that was a Christian influence on Gandhiji's techniques. And third जो मैंने already बताया, Tolstoy philosophy of non-violent resistance against enemy. अब इनके बेसिक टेनेट्स क्या थे? बेसिक टेनेट्स ये थे: ट्रूथ, नॉन वायलेंस, फियरलेसनेस, नॉन कोऑपरेशन एंड बॉयकॉट, देन डू नॉट गिव टैक्स, resign or renounce all the honors, and resign from all the authoritative posts. You should be able to bear the sufferings against the wrongdoer, and this is a part of love for truth. You should not have any ill feeling to the wrongdoer. You should not hate the wrongdoer. You should never bow also in front of the wrongdoer, whatever may be the consequences. And this Gandhian techniques can only be practiced by brave, and cowards or weak people cannot practice this. So this was the प्राइम मोटिव बिहाइंड द गांधीयन टेक्निक्स. अब उन्होंने ये कहा कि जो आप सोचते हो वो प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए. यही नहीं कि सिर्फ सोच लिया बस कि यार ये करना है, उसे प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए. एंड ही ऑल्सो सेड कि एंड्स कुड नॉट जस्टिफाई द मीन्स. मीन्स अच्छे होनी चाहिए तभी जाके एंड्स का फायदा है, वरना रॉन्ग मीन्स से राइट एंड्स कभी लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल नहीं होता है. अब व्हेन ही केम टू इंडिया on 9 जनवरी 1915, he said कि मैं पहले से ये इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं पहले 1-2 साल एनालाइज करूंगा पूरी इंडिया की कंडीशन कैसी है, मैं खुद जाऊंगा, हर जगह घूमूंगा, बात करूंगा लोगों से, एंड आई विल एनालाइज एवरी सिचुएशन बाय माई सेल्फ. सो व्हाट डिड ही डू? ही टूर्ड विद इन इंडिया फॉर 1 year. सो ये ध्यान में रखिएगा. Then during this time he said कि I will not take any political stand, and he said कि moderate methods are not going to work. We only have to work through non-violent satyagraha, and only if any party or Indian National Congress believes in non-violent satyagraha, then only I will join any party. Otherwise I will not join. And he was not favoring the Home Rule League movement. He said कि it was not the time to start a home ruling movement. तो ये 5-star point of PD pointer याद रखिएगा. गांधी जी did not favor home ruling movement. अब ये तो हो गया गांधीयन टेक्निक्स एंड व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर कमिंग टू इंडिया. अब इंडिया आने के बाद में उन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, जिसमें पहले 3 जो एक्सपीरियंसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में बहुत बार आता है, क्रोनोलॉजी में पूछते हैं या तो फिर मेंस में आता है एनालिसिस के लिए. तो हम लोग ये देखते हैं. अब ये याद रखिए एक्रोनिम इसके लिए केक. ठीक है, केक मतलब हम लोग जो खाते हैं, CAKE. तो CAK मतलब चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, CAK. तो ये याद रखिएगा. अब चंपारण सबसे पहले जो है, चंपारण इज इन बिहार, 1917 में हुआ था ये, एंड इट वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस. तो ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिए. फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस कैसे वो हम देखते हैं. राजकुमार शुक्ला वाज द पर्सन हु इनवाइटेड महात्मा गांधी जी इन द चंपारण. एंड अब इसके ये तीनों हम लोग कंपैरिजन में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि तीनों में कॉमन हम लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा, एंड इसीलिए हम लोग 4-5 चीजें देखेंगे इसमें. सबसे पहले तो वेयर वाज इट, विच टाइम, दैट इज सबसे पहले क्रोनोलॉजी. देन आफ्टर दैट हु कॉल्ड, what was the story behind it, and what was the outcome behind it, and who were the leaders associated with this.
तो सबसे पहले हम चंपारण देखते हैं। तो जगह थी बिहार। राजकुमार शुक्ला कॉल्ड महात्मा गांधी जी। स्टोरी क्या थी कि ब्रिटिश फोर्स्ड people of or agriculturist to cultivate indigo in 3/20th of the land। अगर 100 एकड़ लैंड है तो फिर 15 एकड़ में उन्हें इंडिगो ये करना पड़ेगा, दैट इज ग्रो करना पड़ेगा, कल्टीवेट करना पड़ेगा। लेकिन दिस वाज नोन एज तीन काटिया सिस्टम, बट जर्मन सिंथेटिक डाइज केम बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड दैट, एंड इंडिगो की लागत या फिर इंडिगो का प्रॉफिट वो कम हो गया। तो ब्रिटिश को अपना प्रॉफिट तो इंक्रीज करना था, उन्होंने क्या किया कि रेंट बढ़ा दिया और उन्होंने बोला एग्रीकल्चरिस्ट को या फार्मर्स को कि भाई तुम अपने इंडिगो जो है वो कम दाम में बेचो। उस वजह से क्या हुआ कि इंडिगो फार्मर्स जो थे वो पागल हो गए कि यार एक तो पहली वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से मार खा रहे थे और एक डबल बर्डन उन्होंने डाल दिया। तो इसीलिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया एंड गांधी जी सेड कि ही डिफाइड ऑर्डर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए उन्हें कहते हैं कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस मतलब सिविल लॉज को फॉलो नहीं करना। तो ही डिफाइड द ऑर्डर व्हेन ब्रिटिश टोल्ड हिम टू लीव। फिर उनके बाद में बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली ही वाज अ मेंबर ऑफ इंक्वायरी कमेटी, जिसमें तीन काटिया सिस्टम को अबॉलिश कर दिया एंड 1/4 कंपेंसेशन उनको मिल गया इस चीज के लिए। सो दिस वाज द फर्स्ट मेजर सक्सेस ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया, दैट इज चंपारण सत्याग्रह। लीडर्स कौन से थे? राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, देन महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, these were the people who were associated with Mahatma Gandhi ji in Champaran. Then after that comes Ahmedabad mill strike. अब अहमदाबाद में ये गांधी जी गए एंड अनुसुईया साराभाई, he called them, she was the sister of साराभाई who was the head of or who was the owner of अहमदाबाद मिल, कॉटन मिल। अब इसमें स्टोरी क्या है कि प्लेग बोनस पे इशू चल रहा था। मिल ओनर बोल रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, भाई पैसे नहीं है, हम लोग बोनस नहीं देंगे। वर्कर्स बोल रहे थे वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, तो हमें पैसे ही नहीं है, तो वेजेस बढ़ाओ, आप 50% वेजेस बढ़ाओ। तो इसमें टसल हो गया। लेकिन फिर उसके बाद गांधी जी, ये लोग गए अनुसुईया साराभाई के पास, अनुसुईया साराभाई गई गांधी जी के पास एंड उन्होंने बोला कि गांधी जी ने इनको वर्कर्स को एडवाइस दिया कि आप हंगर स्ट्राइक पे बैठिए। तो लेकिन सिर्फ 35% रेज मांगी है, 50% नहीं। तो वो बैठ गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर गांधी जी खुद आए, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और फाइनली फिर वो उन्हें जिता दिया उन्होंने कि 35% वेज राइज उनको मिल गया। अब थर्ड जो है वो है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह में फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन था। अहमदाबाद में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक एंड खेड़ा में फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। अब खेड़ा वाज अ एरिया इन गुजरात। 1918 के ड्रॉट्स में क्रॉप फेल हो गए थे। अब रेवेन्यू कोड जो है वो कहता था कि अगर यील्ड, क्रॉप्स की जो यील्ड है वो 1/4 से अगर कम हो तो सारा का सारा पैसा रिमिट कर दिया जाएगा, दैट इज रेवेन्यू हम नहीं लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। अब इसीलिए क्या हुआ कि गांधी जी वहां पे आए, लेकिन गांधी जी ने उन्हें स्पिरिचुअली हेड किया, दैट इज नॉमिनल हेड किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वर्क किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पीटी पंडित, ये आप याद रखिएगा, मोहनलाल पांड्या एंड रविशंकर व्यास, ये लोग विलेजेस में जा जाके सबको बताते रहे कि क्या करना है। फिर उन्होंने ये बोला कि यार टैक्स ही नहीं देना है, तो इसे कहते हैं नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन मतलब नॉट गिविंग टैक्स। लैंड अगर कॉन्फिस्केट किए तो फिर टेंशन नहीं लेना, मतलब फिर भी हमारी नॉन कोऑपरेशन की स्ट्रगल जारी रखना। फिर गांधी जी ने क्या किया कि टैक्सेस रिमूव कर ये नॉन कोऑपरेशन करके इनको जिता दिया एंड ब्रिटिश दे रिड्यूस द टैक्सेस, आल्सो दे रिटर्न द कॉन्फिस्केटेड लैंड्स। सो ये तीन जो थे, दीज वेर द 3 मेजर events during Mahatma Gandhi, the first 3 events which gained him a strong foothold in the Indian national movement scenario before Rowlatt Act. तो Rowlatt Act was the first all India movement, और उसके पहले ये 3 मूवमेंट की वजह से ही महात्मा गांधी जी को बहुत लोगों ने सोचा कि यार अब यही हमें लीड करेगा। एंड द फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट मूव फ्रॉम मॉडरेट्स टू एक्सट्रीमिस्ट टू नाउ गांधीयन फेज। अब गांधीयन फेज की क्या क्या गेन्स थे ये 3 इवेंट्स में? सबसे पहले तो ये था कि दिस 3 इवेंट्स वेर कॉमनली द इकोनॉमिक फॉर द इकोनॉमिक डिमांड्स ऑफ द पीपल। इट वाज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लोकल इश्यूज, है ना, वो तो आप देख ही रहे होंगे। देन आफ्टर दैट इट डेमोन्स्ट्रेटेड द टेक्निक्स ऑफ महात्मा गांधी जी एंड महात्मा गांधी कुड एनालाइज इट ऑन द इंडियन सॉइल। देन आफ्टर दैट ही फेल्ट दैट ही मतलब he could put his stronghold on the masses due to these 3 events.
then he could study them closely, then he could study, that is what मतलब strength, weakness, operations and threat analysis. तो ये वो कर सके of Gandhian techniques. Then he earned respect all over India, not just in India but also in the whole world. Within the British Empire also, British people got to know about him and youth were crazy about him. They were thinking of him as the national leader. अब गांधी जी over the period of time he focused on these 3 points, that is Hindu-Muslim unity, abolition of untouchability and women empowerment or women elevation. तो ये रहा हमारे 5 टॉपिक्स का समरी. ये समरी जो है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 बुक्स पढ़ के लिया गया है, तो आप इसके अलावा और कुछ मत पढ़िएगा. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखिए, मेंस प्लस प्रीलिम्स के. अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यू आर डन विद इट. बस इसे याद करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए and you will be through with the examination, not just in prelims but also in mains. It is also important for history optional also. So thank you guys, I hope you like this video. Share it with maximum number of people. Thank you.